हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपने अगले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की। यार अगर इस चैप्टर की बात करूं तो बेसिकली मैं इसको 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला है हमारे पास रेजिस्टेंस, सेकंड पार्ट में अपन बात करेंगे किरचॉफ लॉ की, थर्ड पार्ट में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, इन दोनों की बात कर लेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं अपन चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी पार्ट क्या, रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो भाई यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स जो है वो ठीक ठाक कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर आगे जाओगे तो वहां पर भी आपको रेजिस्टेंस ही कंबाइन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस कंबाइन करना आ गया तो कहीं ना कहीं कैपेसिटर को भी कंबाइन करना आ ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। चलो अब शुरू करते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा हमारे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो पहला ही पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। यार अगर मैं करंट की बात करूंगा तो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लाइक मेरे पास कोई वायर है, यहां पर देखो हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, हमारे पास कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। इसमें जैसे कोई कंडक्टर है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहीं ना कहीं इनका क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। और अगर इनका फ्लो हो रहा होगा तो इन्हीं चार्ज का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोल देंगे, करंट। यानी कि अगर मैं आई की बात करूं तो देखो, अगर छोटा चार्ज है यानी थोड़े बहुत चार्जेस होंगे तो क्या बोलूंगा, डी क्यू बाई डी टी, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं बात करूं बेटा यूनिट की तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, एम्पियर, एम्पियर। और अगर डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन अपन लिख देंगे ए। ठीक है, आई थिंक ये तो बेसिक क्लियर है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे बेटा इसको, करंट। ये बेसिक हो गया हमारे पास, जो हमने बेसिक फंडामेंटल शुरुआत करी। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, फंडामेंटल चीज थी, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला आता है हमारे पास बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास बात यहाँ से ग्राफ्स वगैरह भी बहुत ज्यादा आती है। अगर मैं जेई और नीट की बात करूं तो वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से कैसे होता है, सुनो। करंट इज फ्लोइंग एंड लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, देन ओम्स लॉ क्या बोलता है, सुनना। देखो ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है बेटा। ठीक है, कंडक्टर, इसके एंड्स पर आपने क्या लगा दिया, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कोई ना कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दो। चलो कर दिया तो कर दिया। पोटेंशियल कितना बोल दिया आपने, वी। अगर पोटेंशियल की बात करें तो v इक्वल टू आपने क्या बोला था, W अपॉन क्यू। यानी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता था उसे क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल। इसका मतलब कहीं पर भी अगर पोटेंशियल तुम्हारे को मिलेगा, आएगा, तो बेटा कहीं ना कहीं होगा क्या, कि वो कहीं ना कहीं किसी चार्ज को कहीं ना कहीं लेके जा रहा होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका मतलब है कि चार्ज, चार्ज मतलब वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हेल्प करेगा। और आप ही ने तो पता है कि सर चार्ज का जो फ्लो है उसी को तो आप क्या बोलोगे, करंट। इसका मतलब पोटेंशियल जितना ज्यादा ये चार्ज का फ्लो क्या कराएगा, उतना ज्यादा, इसका मतलब करंट भी उतनी ज्यादा। अरे बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब बेटा अगर मैं बोलूं तो पोटेंशियल बढ़ाओगे तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो भाई इसकी जो मैं बोलूं तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मेरे को बेटा एक कांस्टेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट कांस्टेंट इज क्या, व्हाट, रेजिस्टेंस। सही है क्या, तो आर को नथिंग बट क्या बोलेंगे बेटा, रेजिस्टेंस। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, सुनना, रेजिस्टेंस की बात करूं तो भाई अगर मैं सब्सटेंस अलग अलग चेंज करूं, रेजिस्टेंस का मतलब थोड़ा फील करो, बोल क्या रहा हूं। रेजिस्टेंस मतलब तुमने बताओ करंट किसको बोला, जो चार्जेस का फ्लो हो, जो चार्जेस का फ्लो हो, इसका मतलब चार्जेस का फ्लो जितना इजीली हो पाएगा करंट उतनी ज्यादा। चार्जेस का जितना ज्यादा फ्लो हो पाएगा, जितना इजीली फ्लो हो पाएगा करंट उतनी ज्यादा। इसका मतलब है जो करंट का अपोज ज्यादा कर दे उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। कोई सब्सटेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं चलने दे रहा, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। इसका मतलब मैं बोल दूं कि अगर सब्सटेंस में चेंज करूंगा तो भाई रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, हाँ क्या क्या, नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसके नोट्स वहीं से उठा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। और एक और चीज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर।
डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। अब ये क्या बोला मैंने, ये हमारे को अच्छे से सीखना पड़ेगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंस, इसकी डिपेंडेंसी किस किस चीज पे हो जाएगी। अब ये कैसे डील हुआ समझो। सुना बेटा, अगर रेजिस्टेंस की बात करो, सुनना, when 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 length of wire is doubled, its resistance also got doubled। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में रेजिस्टेंस था R, लेंथ आपने यूज कर ली L, लेंथ थी L, जब आपने लेंथ को आपने 2L कर दिया तो भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ करके कितना हो गया 2L, 2R हो गया। इसका मतलब मेरे को एक चीज तो पता चली कि R प्रोपोर्शनल टू कैसा हो रहा है बेटा, L, लीनियर रिलेशन आ रहा है। अगर मैं बोलूं इफ एरिया ऑफ वायर डबल्ड resistance becomes half, resistance becomes half। भाई इसका मतलब यूनिवर्स का रिलेशन आ रहा है, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A। बोल सकते हैं क्या बेटा, यानी दो डिपेंडेंसी मिल गई कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास बेसिक थॉट हो गया जो कि अपन लिख रहे थे। अब अगर मैं बात करूं, दोनों को कंबाइन करूं, तो मैं लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल टू L/A। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। फिर वही प्रोपोर्शनल है बेटा तो हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट आएगा, और क्या आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बात कर लेते हैं। भाई स्पेस तो है नहीं तो यहीं पे लिखते हैं। तो R इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा, कांस्टेंट लगा देंगे रो L/A। रो एक कांस्टेंट है, देखो रेजिस्टेंस का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जैसा ही होगा, तो बेटा इसको रो को बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी, रो को बोल देंगे रेजिस्टिविटी। अब फिर वही रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ मटेरियल पर, तो रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगी किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो मैं बोल दूंगा डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट अगर मैं इसी में लिखूं, डिपेंड्स ऑन पहला नेचर ऑफ मटेरियल, इट ऑल्सो, भाई टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है हमारे को ये सीखना जरूरी है। आगे हमारे को 3 ग्राफ मिलेंगे, खास बात है यहां से जेईई 2024 और 25 में क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छे से हम सीखेंगे, बोर्ड के लिए तो जरूरी है ये, साथ में यहां पर भी जरूरी था। अब बताओ R इक्वल टू रो L/A, ये समझ आया कि नहीं। फिर वही डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सही क्या, ये तो हमारे पास बात होगी बेटा रेजिस्टेंस की। ठीक है, चलो अब अगर आगे बात करें अपन, तो हमारे पास आता है बेटा वेलोसिटी, और कहीं ना कहीं हमारे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह हमारे को देखना है। कैसे देखना है क्या है, आ जाओ सुनो। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूंगा आगे की तरफ, ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बोलूंगा यहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ एन एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, सुनना। जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चल रहे हैं, यस वी ऑल नो दैट कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चल रहे होंगे इस तरह से। फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ चलेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रखा है इस कंडक्टर पे। ठीक है, तो मेरे को पता है कि यार इलेक्ट्रॉन या जो नेगेटिव चार्ज होती है उस पर जो फोर्स आता है वो फील्ड के ऑपोजिट आता है। फील्ड किस तरफ है, राइट टू लेफ्ट है, तो भाई फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ आ जाएगा, यानी फोर्स इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये इलेक्ट्रॉन्स चल तो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर भी कर रही है, इतना अगर ये पूरा चल जाएंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स हो जाएगी। यार अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे तो कोई ना कोई वेलोसिटी भी तो होगी बेटा,
यस सर, बिल्कुल होगी। और इसमें कोई एक दो कंडक्टर तो है नहीं, या में एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये चलेंगे तो आपस में टकराएंगे क्या? यस, डेफिनेटली टकराएंगे। अरे सही है कि नहीं है? ठीक है, इसका मतलब है बेटा कि अगर ये यहां पर टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी वेलोसिटी या स्पीड दोनों ही क्या हो जाएंगे? चेंज। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि स्लो या फास्ट हो रहे हैं, स्लो ही हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहां पर बात करूंगा कंडक्टर में, तो जैसे जैसे ये चलेंगे आपस में, ये जब टकराएंगे तो एक दूसरे के मतलब मैं बोलूं किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली चले जाएंगे। और अगर ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली बेटा चले गए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनको सिंस देखो टकराने के बाद, जैसे अगर मैं आप बोलूं आफ्टर कोलिजन, यहीं पर अगर बात करूं सुनना, इसी कंडक्टर की बात करूं तो देखो, टक्कर के बाद कोई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, मे बी कि इसी से टकरा के कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, एक दूसरे की स्पीड मैं बोलूं कि अगर ये इधर 20 ऐसा कुछ बोल देंगे अपन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि कोई टकरा करके इधर गया, कोई टकरा करके इधर गया, अल्टीमेटली एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? कैंसिल। इसका मतलब मैं बोलूं कि अगर रैंडम, अगर इनकी बात करूं पार्टिकल्स की, तो ये टकराएंगे, एक दूसरे से दूर भी जाएंगे, पर मैं बोलूं कि जो अगर मैं एवरेज ले लूं पूरी स्पीड का, मैं टोटल का एवरेज मतलब टोटल ले लूं, तो भाई वो सम कितना हो जाएगा? 0। समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब है मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। पहली बात तो एक ही समझना, ठीक है? यहां पर सुनो, एन इलेक्ट्रॉन जब भी कंडक्टर चल रहा होगा, सुनना, जब भी कोई कंडक्टर में इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन खुद से मूव नहीं करेंगे, यू हैव टू कनेक्ट एन बैटरी, कनेक्ट अ बैटरी। ठीक है, अब देखो कि आफ्टर कोलिजन ये सेम स्पीड से तो चलेंगे, पर वो रैंडम डायरेक्शंस में चलेंगे, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई किधर चला गया। ठीक है क्या? तो जो उनकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, जो भी इनके एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0। अच्छा शायद मैंने एक पेज को आगे की तरफ मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, मैं उसको पीडीएफ में अरेंज करा दूंगा, आपको कोई उसका कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फील्ड। भाई तुमने अगर यहां पर बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया है, सपोज यहां पर एक बार ऐसा करो कि जैसा एनसीईआरटी बोलती है हम वही कर लेते हैं, पर इट्स ओके। इस तरफ आपने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इस तरफ नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया इधर। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस तरफ आ जाएगा? पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स आएगा या Fe, वो पीछे की तरफ आएगा। एज यू नो कि नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है। ठीक है, चलो ये तो तुम्हारे पास हो ही गया। अब अगर मैं बात करूंगा बेटा, मैं बात करूंगा वेलोसिटी की। अगर v की बात करूं तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? u प्लस at होता है, ये अपन जानते हैं। एक्सेलरेशन सर कहां से लाओगे? बात तो समझ बेटा, फोर्स तेरे पास क्या होता है? सीख तो सही, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, फोर्स की बात करूं तो अपन जानते हैं क्या होता है? Q इंटू ई इक्वल टू क्या बोल दूंगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे तो माइनस क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ई भी लिख सकता हूं, या माइनस क्यू रहने दो, यहां पर अगले स्टेप में कर देंगे माइनस ई इंटू ई इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मेरा इंटरेस्ट तो सारा का सारा एक्सेलरेशन में था, क्या बोलूंगा? माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्या जाएगा हमारे पास? मास। ये आ गया कि हम एक्सेलरेशन लाए कहां से थे। ठीक है, चलो यानी कि बी इक्वल टू, अगर मैं बी फाइनल बात करूंगा, बी फाइनल की बात करूंगा, क्या हो जाएगा बेटा? बी इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। ये तो हमारे पास हो गया। हमारे को ये भी पता है, कि अगर मैं रैंडम स्पीड की बात करूंगा, यानी कोई भी पार्टिकल के, तो देखने समझना कि जो एवरेज आएगा उन सबका, वो क्या, या एवरेज जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आने वाली है बेटा? 0 आने वाली है। क्योंकि भाई टकराने के बाद कोई इधर चला गया, कोई जस्ट अपोजिट चला गया, कोई इधर गया तो जस्ट अपोजिट गया, कोई ऊपर गया, कोई जस्ट नीचे गया, नेट तो इनका 0 आने वाला है। एक और चीज, ये जो कोलिजन होता है इनका, ये किसी फिक्स टाइम में नहीं होता कि कोलिजन अभी होने वाला है, ये किसी न किसी रैंडम टाइम में हो जाता है। तो यहां पर हमने टाइम टी तो बोल दिया कि कोई कोलिजन होने के जस्ट बाद, यानी जो इनिशियल टाइम था टी इनिशियल बोल दिया, यानी इसके बाद अगर अगला कोलिजन होगा, जरूरी नहीं कि वो किसी फिक्स टाइम में हो। समझ आया कि नहीं है? तो बेटा सुनना, इसका मतलब है कि सर कुछ और बोलना चाह रहे हो। यस बेटा सुन तो सही, देख यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें कोलिजन हुआ और ये इतनी दूर तक चल करके ऐसे आया, अब जाकर के यहां बीच में इससे टकराया।
इसके बीच में यहां पर कोई कोलिजन हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई बेटा, यानी कि पार्टिकल ने किया रिलैक्स। तो ये जो टाइम लगेगा, इस टाइम को अपन बोल देंगे टो, और टो को अपन बोल देंगे रिलैक्सेशन टाइम। टो को अपन बोल देंगे बेटा रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जिनके बीच में, यानी कि अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड क्या? रिलैक्सेशन टाइम। बोल सकते हैं क्या इसको? यस ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो पहली बात मैंने क्या क्या बोला, एक बार सम अप कर देता हूं 15 सेकंड के अंदर। क्या बोला कि अगर पार्टिकल्स जब होंगे, जब उनकी कोलिजन होगी तो रैंडम कहीं भी कोलिजन हो जाते हैं, कोलिजन हो जाते हैं तो उनकी स्पीड तो सेम रहती है, पर मैं बोलूं कि फिर भी उनका नेट अगर टोटल देखेंगे तो उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। क्यों हो जाती है? क्योंकि रैंडम किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। चलो ये पॉइंट तो हो गया हमारे पास। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, तो हमने क्या बोला कि जो कोलिजन है वो किसी फिक्स टाइम में नहीं हो रही है, कभी भी हो सकती है, एक रैंडम टाइम में हो सकती है। दैट रैंडम टाइम इज कॉल्ड क्या? रिलैक्सेशन टाइम, जिसको कि अपन ने टो से डिनोट कर दिया। इसका मतलब अगला जो हम लिखने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टो टाइम्स को ही मैं बोलूं कि लिखने जा रहे हैं। एक और चीज में बोलूं बेटा, सुनना। जब इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, लिटरली में बोलूं बह रहे थे, फ्लो हो रहा था, पर कोई रैंडम फ्लो था बेटा। जो रैंडम फ्लो हो रहा है मेरे पास, मैं उसको बोल दूंगा क्या? क्या बोलूंगा? ड्रिफ्ट। जो हमारे पास डरेस, यानी कि मैं बोलूं जो हमने अभी तक जो लिख रहे थे, जो बेसिकली अगले अपन बात करने वाले हैं, ये जो हेडिंग लगी हुई है हमारे पास, ड्रिफ्ट मतलब क्या? चल रहे थे, उनका जो फ्लो हुआ, आपने बोल दिया कोई भी रैंडम फ्लो है तो सर मैं तो बोलूंगा ड्रिफ्ट। चलो ड्रिफ्ट बोल तो दिया, क्या मैं बोलूं कि जो जिस स्पीड से चल रहे होंगे या जिस वेलोसिटी से चल रहे होंगे, वेलोसिटी इज मोर एप्रोप्रिएट, कि जिस वेलोसिटी से चल रहे होंगे बेटा, उसका नाम क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम हो जाएगा उसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है क्या? ठीक है। तो इसका मतलब इनके जो चलने की वेलोसिटी हो जाएगी, जो यहां पर इनके चलने की वेलोसिटी होगी बेटा, उसको हम क्या बोल देंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन डील करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब है कि अगर मैं अब बात करूं तो v इक्वल टू जो v ड्रिफ्ट होगी, क्या मैं बोलूं कि वही तो है हमारी कौन सी? v एवरेज। इक्वल टू अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो। अरे अभी तो बोला आपने। प्लस ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? हाँ बोलो, माइनस ई एम इंटू टी। अरे टी नहीं, अभी तो गड़बड़ हुआ। टी नहीं बोल रहे थे बेटा, हम तो क्या बोल रहे थे? रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे थे ना। तो इंटू क्या बोल देंगे? इंटू क्या बोल देंगे अपन? टो टाइम। सही है कि नहीं? तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं, मैग्नीट्यूड को अगर सिर्फ लूं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है ई टो अपॉन एम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई डोंट थिंक आपको होगी। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बोलूं तो मैं बोलूं सिंस कोलिजन इज रैंडम एंड इट हैपेंस इन ए रैंडम टाइम इंटरवल, रैंडम टाइम इंटरवल टो, किसी रैंडम टाइम इंटरवल टो में हो जाता है। ठीक है, चलो ये तो हमने लिख दिया। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास इतना ही था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर आएगी तो ये मुश्किल से 2 नंबर का आएगा। आप इतना कुछ अगर शो करोगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इस बहुत ज्यादा कुछ एलिब्रेट करने की। ठीक है, चलो अब ये तो हमारे पास हो गया। अब इसी के डेरिवेशन का अगर मैं आगे का पार्ट बढ़ाऊं तो सुनना, इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ एंड, इसमें एक चीज मेरे को बताने का है, जिसमें रेजिस्टेंस का बेसिकली, जिसमें हम करंट डेंसिटी वगैरह की बात कर रहे थे, तो अपन एक बार फिर से उस पे आएंगे। बस एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो अपन लिख रहे थे यहाँ पे। चलो अब अगर हम बात करो, इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ एन एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? ड्रिफ्ट। एवरेज वेलोसिटी की बात पीछे बहुत ज्यादा करके आ चुके हैं। सुनो, दीज आर एन डेल्टा टी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स वरना माइनस में आएगा, इनटू ए सच इलेक्ट्रॉन्स। सुनना क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बोलूं एन इज, तो एन को मैं बोलूंगा एन इज, या मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम वी इच, वॉल्यूम वी इच। सुनना क्या बोल रहा हूं,
ध्यान सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल एन। ध्यान सुनो, इनटू, अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम से तो मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से सुनना, कुछ चीज बोलना चाह रहा हूं यार। स्पीड इक्वल टू बेटा आपके पास होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद करो तो तुम्हारे पास एरिया तो आ रहा है, अगर मैं इसको बोल दूं स्पीड इंटू टाइम, मेरे को पता है कि किस स्पीड से फ्लो हो रहे हैं, ड्रिफ्ट से फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब स्पीड और इंटू टाइम, लिटरली ये क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स जो है लिटरली कुछ और नहीं, वीडी इंटू साथ में क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा टी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये आपको गिवन है। ये चीज थोड़ा सा सरप्राइज मत होना, कुछ नया नहीं गिवन है, समझ आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि दीज आर एन डेल्टा टी वीडी इंटू ए, इतनी करंट का फ्लो हो रहा है इन डेल्टा टी टाइम। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आई डेल्टा टी, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, हाँ बोलो, एन डेल्टा टी इंटू वीडी का मैग्नीट्यूड इंटू साथ में क्या जाएगा बेटा आपके पास एरिया। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल देते हैं अपन, मतलब वैल्यू डाल देते हैं। तो आई डेल्टा टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एन डेल्टा टी, वैसे कट कर सकते थे यहीं पे, वीडी का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास ई टू अपॉन एम इंटू साथ में क्या जाएगा बेटा ए। डेल्टा जैसे डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल। अब यहीं पर मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज करंट डेंसिटी। ध्यान से सुनना बेटा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की बात करूं तो मैं बोलूंगा करंट फ्लोज थ्रू अ यूनिट एरिया। करंट फ्लोज थ्रू, इसको जैसे डिनोट करेंगे, करंट थ्रोज फ्लो, यानी मैं बोलूं करंट फ्लोज थ्रू अ यूनिट एरिया, यानी आई अपॉन ए, दैट इज व्हाट, करंट डेंसिटी, जैसे डिनोट कर देंगे। इसका मतलब ए यहां अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दूं आई अपॉन ए, तो लिटरली मैं उसको क्या बोल सकता हूं, जे। चलो आजा बात कर लेते हैं। इसका मतलब आई अपॉन ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन, अब देखो ई ई टू अपॉन एम इंटू साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एरिया। देखिएगा यहां पर एन और साथ में हम ई की भी बात करेंगे यार, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस का फ्लो, आई डेल्टा टी लिटरली चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा। तो हम चार्ज की जगह पर क्या यूज करेंगे, एन इंटू ई। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, एन इंटू ई, यहां पर हो गया एन ई स्क्वायर ई टू अपॉन एम। आई अपॉन ए को बेटा क्या बोलने वाले हो तुम, तो इसको बोलोगे बेटा जे। क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ई स्क्वायर टू, अब ए तो है नहीं यहां पर, ए तो आपने वहां पर लिख दिया, अपॉन एम इंटू साथ में क्या आ जाएगा, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करंट डेंसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जे इक्वल टू में यहां मेरे पास टर्म आएगी सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई। ठीक है, सिग्मा को अपन बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी। तो यहां पर जो सिग्मा हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा को बोल देंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सिग्मा का जो फॉर्मूला आएगा देखो, ई के साथ में जो आ रहा है वो हो जाएगा हमारे पास एन ई स्क्वायर टू अपॉन क्या आ जाएगा बेटा आपके पास। ठीक है, किसी भी तरह की आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। यहीं पर अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो हमने एक वर्ड सीखा था पीछे, याद करो, रेजिस्टिविटी। तो जो रजिस्टिविटी होगी, रजिस्टिविटी नाम से ही उल्टा पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो रो इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास वन अपॉन सिग्मा। अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एन ई स्क्वायर टू अपॉन आ जाएगा हमारे पास एन। ये हमारे पास आ गया रजिस्टिविटी। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपको, सही है क्या। तो हमारे पास हो गया कंडक्टिविटी, हमारे पास हो गया रजिस्टिविटी, हमने दोनों को ये अच्छे से खत्म कर लिया। ठीक है, अब अगर ये जो रजिस्टिविटी की मैं बात करूं, जो आपने यहां पर टर्म देखी है, फिर वही बात, रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो भी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा था। सब्सटेंस को चेंज कर रहे थे तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था। सेम वही चीज किसके साथ थी, रेजिस्टिविटी के साथ भी अभी आप देख चुके हो। तो इसका मतलब मैं बोलूं कि रेजिस्टिविटी का भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर वगैरह के साथ भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अच्छा ये तो हमने यहीं पर खत्म कर दिया भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अगली टर्म हमारे पास, पर एक बार इसको हम मोबिलिटी पे मैं आऊंगा, पहले एक बार रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देख लेते हैं। तो मैं बोलूंगा यहीं पर, अगर मैं बोलूं देखना, यानी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी बिटी रो
ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ऑल्सो मतलब किसी और पे भी करता है क्या? यस। हाँ बोलो। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रो डिपेंड्स ऑन, वैसे ये बात लिख चुका हूं मैं पहले, पर ठीक है आपको रिकॉल हो जाएगी। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। ये हमारे पास हो गया। तो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन बनेगा, टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करेगी, चलो सीखते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। तो यहां पर एक इक्वेशन आती है, खास बात इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, न्यूमेरिकल्स आती हैं, तो वही हमें डील करना है। मैं बोलूंगा टेम्परेचर, मैं बोलूंगा एट टेम्परेचर टी रेजिस्टेंस इज आर टी एट टेम्परेचर टी नॉट रेजिस्टिविटी इज आर नॉट। यहीं पर एक और चीज आएगी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज बोलेंगे बेटा अल्फा। तो जो रिलेशन आएगा यानी टी डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इक्वल टू आर एट जो इनिशियल आपने लिया था नॉट वाला है और नॉट डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास हो जाएगा बेटा। और डेल्टा टी की खास बात है, याद करो जब थर्मल एक्सपेंशन तुमने पढ़ा था 11th में, तो यूनिट होती थी डिग्री सेल्सियस यूनिवर्स। तो डेल्टा टी की जो यूनिट होगी ये बेटा आपको रखना है डिग्री सेल्सियस में। बेसिक खास बात है कि इसमें ज्यादा कुछ हमारे को बोला नहीं है। एक और चीज समझना क्या बोल रहा हूं, ये जो अल्फा है ना, ये हमारे पास ये अच्छा चीज है हमारे को सीखने के लिए। सुनना, अगर मैं बात करूंगा कंडक्टर, कंडक्टर देखो, कंडक्टर का अगर तुमने टेम्परेचर को बेटा बढ़ाया है, टेम्परेचर इंक्रीज अगर किया है, तो भाई कोई भी कंडक्टर था उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने टेम्परेचर को राइज कर दिया, भाई उनको चलने में दिक्कत आने लगी। इसका मतलब करंट के फ्लो को क्या कर दिया उन्होंने, कम, क्योंकि चार्जेस का फ्लो क्या हो गया, कम। इसका मतलब अगर टेम्परेचर की बात करूंगा बेटा, तो यहां पर जो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इंक्रीज। इसका मतलब सर अगर आप बोल रहे हो कि अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली अल्फा कैसा है, पॉजिटिव। तो इनका जो अल्फा होता है, अल्फा कैसा होता है इनका, पॉजिटिव। अगर मैं दो की बात करूं, अगर मैं बात करूंगा सेमीकंडक्टर, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूंगा बेटा सेमीकंडक्टर, या अगले में बात कर दूं इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में देखो क्या होते हैं हमारे पास, ऊपर कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड, नीचे की तरफ कौन सा बैंड है बेटा, बैलेंस बैंड। इसको क्या बोलते हो आप, एनर्जी गैप, यानी क्या बोल दिया था आपने, डेल्टा ईजी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सीधी सी बात है डेल्टा ईजी को कम करोगे, कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन का यहां से अगर बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां पहुंचना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां पहुंचना आसान हो गया, इसका मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम, या रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। यानी कि यहीं पर मैं बात करूं कि टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो यहां पर रेजिस्टेंस इसी का क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। इसका मतलब डेफिनेटली इसका जो अल्फा आ रहा है क्या आ रहा है, नेगेटिव। और ये जो इंसुलेटर होता है इसका भी अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब फिर वही बात, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम। रेजिस्टेंस कम हो गया तो आपने क्या बोल रहे हैं, अल्फा कैसा आ गया, नेगेटिव। बोलो कोई समस्या इसमें किसी भी तरह की नहीं, बेसिक था यार, हमने अच्छे से क्लियर किया इसको, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर मैं एक छोटी सी बात करूंगा, सुना, पीछे की तरफ रेजिस्टिविटी हो गया हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है, और हमारे पास होगी करंट डेंसिटी, जिसको कि आपने जे बोल दिया था। करंट डेंसिटी पर देखो मैंने वेक्टर लगाया हुआ बेटा, तो करंट डेंसिटी जो होगी अगर मैं यहीं पर लिखूं तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी whose
डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाएगी। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, जो भी हमने देखा हमने सारा कुछ इसको क्लियर कर दिया। चलो अब ये दोनों ही पॉइंट हमारे पास क्लियर है। अब यहां पर एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, बेसिकली इसमें मोबिलिटी, देन फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पर, और लास्ट में हम कॉम्बिनेशन देख लेंगे। कॉम्बिनेशन सबको आता है, आप 10th 9 10 से पढ़ रहे हो, सब में सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस एक बार रिवाइज करना है, पर जो चीजें हमारे को अटक सकते थे उसको अच्छे से करो, ठीक है। या फिर जो आप कॉम्बिनेशन आपको आता है तो यार अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्या करना है भाई उसमें, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूंगा मोबिलिटी, यार इलेक्ट्रॉन चल रहे थे तो चलने को कुछ ना कुछ बोलोगे भाई, क्या बोलते हो आप उसको, मोबिलिटी बोल दोगे, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे डील कर रहे हैं ना मोबिलिटी को। अगर इन्होंने क्या बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास रेशियो हो जाएगा, यानी मोबिलिटी डिफाइंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को क्या बोल देंगे बेटा अपन, मोबिलिटी। अगर म्यू की बात करें तो बीडी का फॉर्मूला क्या आपने सीखा, ई टो अपॉन एम अपॉन क्या बोल दिया, ई से ही क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ई टो अपॉन एम, ये हमारे पास आ गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। कुछ अगर मैं यहीं पर बात करूं तो सर क्या टेम्परेचर का रिलेशन आपने पीछे तो बता दिया, इसका तो बोला नहीं बेटा। सुनना, अगर तेरे को अगर बोला, जैसे देख कोई कंडक्टर था तेरे पास, मैं बार बार एक ही डायग्राम बना रहा हूं, पर क्या करूं, यही है जो है कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो देखो इनके जो कोलिजन के चांसेस होंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये बीच में रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा इनका, कम, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से ध्यान से देखना बेटा, कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से टो की वैल्यू क्या हो रही है, कम, अगर टो की वैल्यू कम तो डेफिनेटली मोबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, यानी कि स्लो स्लो मूव करेंगे। और वैसे समझो ना, दिमाग तो लगाओ कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो ज्यादा तेज चल रहे हैं, अरे मेले में अगर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, सीधी सी बात हम तेज थोड़ी चल पाएंगे, अरे वही तो सीन बन रहा है मेरे बेटे यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी भी तरह की तो नहीं होनी चाहिए, हमने बेसिक सीख लिया। अब आते हैं अपन, जो हमारे पास अगला पॉइंट है दैट इज ये ग्राफ। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास बात है ये क्वेश्चन J 24 में भी आ चुका है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठ के आई थी। कुछ एक चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से तुम्हें पीछे ले चलता हूं, कि जो आपने रजिस्टिविटी को बोला कि डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, बात सही है, बात सही है, पर बेटा हर एक का जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज तो हो सकता है, किसी का मे बी कि ना हो, किसी का चेंज बहुत कम हो, किसी का चेंज बहुत ज्यादा हो। तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि चेंज जो आएगा वो कहीं ना कहीं एक जैसा आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब्सटेंस टू सब्सटेंस, एलॉय टू एलॉय, मटेरियल टू मटेरियल, रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर यहां पर देखें अपन कि जो टेम्परेचर के साथ में ये चेंज तो होगा, पर सभी में सेम नहीं होगा। सर क्या बोल रहे हो बेटा, सुन, जो कंडक्टर है इसका तो तूने ठीक से सीखा, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं। पर इसी जगह पर अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल यूज करूं, ऐसा रेजिस्टेंस यूज करूं जो एलॉय का बना हुआ है, लाइक नाइक्रोम वायर हुआ, तो वो कहीं ना कहीं एलॉय होती है फेरस क्रोमियम की, एक और सब्सटेंस है, कॉपर भी शायद, ठीक है। तो जो ये एलॉय है बेटा, ये एलॉय जो होगी इसमें क्या होगा कि जो अगर तूने टेम्परेचर बढ़ाया भी तो रेजिस्टेंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है क्या। कुछ ऐसे भी हैं जिनका तूने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये जो रिलेशन आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है, देख इसमें कम भी हो रहा है, ठीक है क्या। इसका मतलब मैं बोलूं कि किसी का भी रिलेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म जैसा नहीं है। तो आ जाओ हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो तुम्हारे पास ये कॉपर मतलब वही मेटल कंडक्टर है, तुमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, रेजिस्टेंस जो आपकी रेजिस्टिविटी हो बढ़ती हुई चली गई, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा सर रेजिस्टिविटी कैसे पता चल रहा है, भाई स्लोप को देखना, देख टेंजेंट देख, यहां स्लोप छोटा है, यहां स्लोप बड़ा है, यहां स्लोप और बड़ा है। स्लोप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। किसके लिए बात कर रहे थे, कॉपर के लिए बात कर रहे थे। कॉपर क्या है बेटा, कंडक्टर है। यहां पर भी देखो नाइक्रोम, NiFeCr, अच्छा सॉरी वहां पे शायद मैंने कॉपर बोला था, नहीं निकल आयरन और क्रोमियम हो जाएगा, निकल हो जाएगा, वहां पे कॉपर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूंगा इसके रेजिस्टिविटी की बात करूं तो बेटा नाइक्रोम जो होते हैं ये इनको अपन बोलते हैं
इनको अपन बोलेंगे वायर बाउंड रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर। ठीक है, अगर मैं वायर बाउंड रजिस्टर की बात करूं, देखो इसमें आपने टेम्परेचर थोड़ा चेंज किया, इतना ज्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ गई। इसकी रेजिस्टिविटी कुछ खास नहीं बढ़ी है, 1.1 से लेकर के 1.2 तक ही गई है। अरे सही है क्या बेटा? इसका मतलब मैं बात करूंगा तो ये टेम्परेचर के साथ में उतना चेंज नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां पर उन्होंने पूछा था, उन्होंने सिंपल से बोल दिया था कि जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं उनके लिए ग्राफ पहचानो, तो बस यही ग्राफ हो गया था। अगला देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रजिस्टिविटी देखो ना, रजिस्टिविटी कम होती जा रही है। इसका मतलब ये पक्का मटेरियल कौन सा होगा? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर यानी वही सिलिकॉन या तो जर्मेनियम के लिए ग्राफ सही हो जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की बेटा आपको दिक्कत है, जो भी था मैंने अपने लेवल पे इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल बच्चों वाली बात है, जल्दी जल्दी से 5 मिनट के अंदर इसको खत्म करके अपन फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत हो गया थ्योरी के नाम पे, जितना सीखना था हमने सीख लिया। ठीक है, अब सुनिए, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा कि दिख रहा होगा कि एक दूसरे से इस तरह से अगर एक लाइन में जुड़े होंगे तो हमको क्या बोल देंगे? हम उनको क्या बोल देंगे कि भाई ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इनको इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं जिसका पोटेंशियल है बेटा V, तो क्या मैं बोलूं ये V पोटेंशियल किस रेजिस्टेंस पर जाएगा? सर तीनों पर जाएगा, यानी कि ड्रॉप कहां पर होगा? तीनों पर होगा। तो क्या सर पोटेंशियल तीनों के सेम आएंगे? नहीं बेटा, सुन, यहां पर अगर मैं बोलूं तो इसके एंड पर हमारे पास आ गया V1, इस एंड पर हमारे पास आ गया V2, इस एंड पर हमारे पास आ गया V3। पर मेरे को यह पता है कि जितने चार्जेस यहां से निकले थे, यहां से निकल के इस जगह पर पहुंचे थे, उतने ही चार्जेस यहां से आ जाएंगे। तो चार्जेस का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो क्या होता है? करंट। इसका मतलब है कि अगर चार्जेस का फ्लो सेम है, इसका मतलब डेफिनेटली करंट भी कैसी है? सेम। तो इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर सीरीज में करंट कैसी होती है? सेम। सीरीज में बेटा करंट कैसी होती है? सेम। इसका मतलब है अगर मैं बात करूंगा तो V1 की बात करूं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि बात करूं पोटेंशियल ड्रॉप एट रेजिस्टेंस R1, तो बेटा B1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1। यहीं पर बात करूं, अगला पॉइंट, पोटेंशियल ड्रॉप एट R2, बेटा क्या बोलने वाले हो? B2 को क्या बोल दिया आपने? I इंटू R2। अब ये टाइम पास नहीं करते, B3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी I इंटू R3। कुछ नहीं, एग्जामिनर के लिए नाटक, हमें पता है। तो जो B पोटेंशियल है वो तीन बातों में गया, B1 में गया बेटा, B2 में गया, और साथ में किस में चला गया? B3 में चला गया। B की बात करूं तो क्या बोलोगे इसको? I टोटल तो I है, R है कि R इक्विवेलेंट है? R इक्विवेलेंट लोगे। अरे भाई नेट की बात कर रहे हो। B1 को क्या बोल दिया आपने बेटा? I इंटू R1 प्लस, हाँ बोलो, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I से I हर तरफ आपने I से I हर तरफ आपने क्या कर दिया बेटा? कैंसिल। तो जो R इक्विवेलेंट आया दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर कुछ और होता तो Rn। चलो, ये तो R इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया। अब मुझे सिखाना क्या है वो चीज सीखो। जैसे मेरे पास है 2 ओम का रेजिस्टेंस, मेरे पास है 3 ओम का रेजिस्टेंस, मेरे पास है 5 ओम का रेजिस्टेंस। मैंने बोला बेटा आर इक्विवेलेंट बता। सर क्या मजाक कर रहे हो? 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू कितने ओम आ गया तुम्हारे पास? 10 ओम। देखो इसका मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। फिर से बोलो, अच्छा लगा लाइन सुन के पर कुछ समझ नहीं आया। बेटा सुन तो सही, तेरे पास लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। तेरी नेट वैल्यू कितनी आ रही है? 10 ओम, है ना? इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। समझ आया कि नहीं? तो ये लाइन मैं लिख भी देता हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट
resistance will be larger than the largest resistance. लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। आई डोंट थिंक सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, प्लीज थोड़ा सब्र रखें, 2 मिनट का, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। अगर आपको आता है तो स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, अब स्किप मतलब ये इसको फॉरवर्ड कर देना भाई, ठीक है। चलो अगला है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको दिख ही रहा होगा, ठीक है। अगर यहां पर मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूं तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कैसा हो जाता है, सेम। लाइक इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई इज सेम, आई इज सेम। तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा V विल बी सेम, V विल बी सेम, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ठीक है, आ जाओ। इसका मतलब अगर यहां पर I करंट आई तो ये दोनों में ही जाएगी। ये I1 आई किस में जाएगी बेटा, I2 में भी जाएगी और किस में जाएगी, I3 में, ठीक है क्या। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो सर ये आप बोलना चाहते हो यानी कि टोटल करंट I1 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ज्यादा में भी हो सकता है पर हमें 2 दिख रहे हैं, इन 2 पार्ट्स। और वो कौन कौन से हो जाएगा बेटा, I2 एंड I3। तो सर I2 क्या लिखोगे बेटा, B इक्वल टू वाई आर पढ़ा था तूने, I2 इक्वल टू क्या बोलेगा, हाँ बोल, पोटेंशियल तो सेम होता है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर पोटेंशियल V है तो इस पूरे एंड पर कितना आ जाएगा, V। तो V अपॉन साथ में कितना बोल सकता हूं मैं, R2। तो सर I3 का भी कुछ जुगाड़ करो, यस बेटा क्यों नहीं करूंगा, V अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास R3, ठीक है। तो अगर मैं I टोटल की बात करूंगा, I टोटल जो है वो 2 बातों में गई है, I2 प्लस किस में चली गई बेटा, I3। I को क्या लिखूंगा, V अपॉन R की R इक्विवेलेंट, अरे R इक्विवेलेंट हम टोटल की बात कर रहे हैं, I2 की जगह पर V अपॉन R2, इसको बोल दूंगा कितना, V, तो भाई ये R1 लिख देना भाई, तो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, I1 एंड I2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, B अपॉन R1, इसको बोल देंगे B अपॉन R2। तो I1 प्लस I2, इसको बोल देंगे अपन R1, इसको बोल देंगे अपन R2, अगर कुछ और बचा होगा तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, हाँ हो जाएगा बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और जो भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन, वो एक और लाइन अपन क्लियर कर लेते हैं। सुनना, ये 2 ओम, ये 3 ओम, मेरे को बताना है कि आर इक्विवेलेंट बताओ। आर इक्विवेलेंट मैंने कोशिश की, चलो ठीक है फाइंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, हाँ देखो जरा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम ले गए कितना आ गया 6, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 अपॉन 6। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बोलो कितनी, 6 अपॉन 5, दैट इज 1.2 ओम। स्मॉल की वैल्यू कितनी है 2.1, स्मॉलेस्ट की वैल्यू दोनों में कितनी है 2, और ये नेट कितना आ रहा है 2.1.2। इसका मतलब अगर मैं बोलूं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, वहां पर लार्जर देन द लार्जेस्ट, यहां पर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। समझ आया कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके जेई में आया हुआ 24 में। आई थिंक आपको मैं एक बोर्ड के साथ साथ इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूं, ठीक है। चलो ये तो बेटा हमारे पास हो गया सीरीज एंड पैरेलल। अब हमारे पास नाटक खत्म होता है थ्योरी का, अब भाई हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सीबीएसई में ऑलमोस्ट 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हमारे को डील करना आना चाहिए। कंसीडर द करंट सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, कुछ नहीं, आ जाओ डील करते हैं। पहली बात तो सुनना बेटा, यहां पर मैं तुम्हारे को एक तरीका सिखा रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, कुछ ऐसा नाम लिख के कोई नाम नहीं पूछ रहा, पर भाई आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे डील करेंगे सुना, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अगर मैं बात करूंगा बेटा तो सुना,
देखो मेरे पास इस जगह पर पोटेंशियल था 10 वोल्ट, इसमें 2 एम्पियर की करंट चली, 2 ओम का ही रेजिस्टेंस था। मैंने बोला बेटा 3 पॉइंट पकड़े, मैंने बोला बेटा ए जगह पर पॉइंट पोटेंशियल बता, बी पॉइंट पर पोटेंशियल बता। इसी एक क्वेश्चन के थ्रू मैं सारा कुछ आपका क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपको दोबारा तंग नहीं करेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कैपेसिटर में भी सेम चीज आने वाला है, ये आपने देख चुके हो पहले। तो सुनना, अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि पोटेंशियल कितना आया, सुनना, तो बेटा मैं बात करूंगा कि इसने रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल को खर्च किया होगा, ड्रॉप हुआ होगा। तो V इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया, I इंटू आर। आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 2। मैंने बोला कि 4 वोल्ट का सर पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर बेटा आने वाला है। 4 वोल्ट का ड्रॉप आया, मैं 10 वोल्ट लेकर के चला था, 4 वोल्ट इसने खा लिया, मेरे पास बचा कितना, 6 वोल्ट। करंट तो बेटा अभी भी 2 एम्पियर आ रही है। मैंने बोला बेटा यहां पर बता इसने कितना खाया, आई इंटू आर। तूने बोला सर आई तो 2 है, आर की वैल्यू कितनी, 0, यानी बी कितना, 0। इसका मतलब वायर कोई पोटेंशियल नहीं खर्च कर रहा। इसका मतलब है, कुछ कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर ये जो ए पोटेंशियल है ना, इसको भी कौन सा पोटेंशियल बोल सकते हो, पॉइंट ए। क्यों, क्योंकि वायर पर कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आया। सर क्यों पढ़ाया इसको, अरे बेटा सुन तो सही, इसमें मजे आ जाएंगे। आजा बात करते, सुन। अब अगर मैं बात करूं इस जगह पर, तो देखो ये 6 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आप ए बोल दो, इस दूसरी वाली साइड को आप बी बोल दो, एटलीस्ट हमें जोड़ने में काम आएगा। जहां तक वायर है, अगर ये वायर है तो बेटा ये भी कौन है, ए। यहां पर बी है तो यहां पर भी ये कौन है, बी। यहां पर भी ये कौन है, बी। बेटा यहां पर भी देख ये कौन है, बी। यहां पर भी देख ये कौन है, बी। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। और देख यहां पर भी अगर ए बोला तो यहां तक भी वायर है, यहां पर क्या बोल दिया तूने, ए। भाई समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो कैसे डील करने वाले हैं, सीखो पहले। जब भी कोई दिखे, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन बताने वाले हैं। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन बताने वाले हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं तो देखो 10 और 14 भाई ये दोनों आ सकते हैं सीरीज में, ये 10 और 10 ये भी क्या कैसे आ जाएंगे सीरीज में। तो इसका मतलब सर्किट को पहले मैं छोटा बना देता हूं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में देखो 24, 20 और 30 तीनों कैसे आ गए, पैरेलल में। और अगर ये तीनों को मैं रिड्यूस कर दूं तो ये एक ही सर्किट में आ जाएंगे, इसका मतलब एक यहीं से जुड़े हुए बन गए। इसका मतलब अगर मैं 1/R इक्विवेलेंट बोलूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/24 प्लस 1 ये 20 हो गया, प्लस 1 मेरे पास कितना आ गया, 30। यहां से आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं। और अगर आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। बी हमारे पास पता है ये कितना, 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे यहां से। आई थिंक ये इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। बात ये कि आपको पॉइंट पोटेंशियल आता है कि नहीं आता। ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई, आई थिंक 24-25 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 25 का है ये। चलो अगला, इससे पहले एक बार इस रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आते हैं। अब देखो यहां पर बेटा सुनना, यहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी व्हीटस्टोन ब्रिज की, आगे आएगा, पर मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, फंडामेंटल आइडिया हो जाएगा, आपने बस पहले पढ़ रखा है। सुनो, इस इन दोनों का रेशियो अगर सेम हो तो बीच वाली आर्म को हटा देते हैं, यानी देखो इसका रेशियो 5, ये कितना आ जाएगा 1:3। इसका बोलूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 1:3। इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इन दोनों का काम हो गया खत्म। अगर इन दोनों का काम हो गया खत्म तो सुनना, ये तो बस मैंने समझाने के लिए बोला भाई। अब सुना, इसका मतलब है कि अगर ये बीच वाली आर्म चली गई तो ये दोनों बेटा 15 वाले किस में आ गए, सीरीज। 45 किस में आ गए, सीरीज। 45 भी किस में आ गए, सीरीज। यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना। एक को तुमने यहां बना दिया, यहां पर तुम्हारे पास 1 ओम आ रहे हैं, यहां जो सबसे ऊपर वाला आ रहा है दैट वुड बी 15 ओम, बीच वाला जो आएगा दैट इज 45 ओम, और ये वाला जो हो जाएगा ये भी 45 ओम हो जाएगा हमारे पास। ये भी हमारे पास हो जाएगा 45 ओम, ठीक है।
तीनों को अपन कैसे जोड़ देंगे बेटा, पैरेलल में, और ये पैरेलल को किसके साथ जोड़ देंगे, सीरीज में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/15 प्लस 1/45 प्लस 1/45। चलो जोड़ ही देते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास 45, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 + 1 इक्वल टू ये हमारे पास जो आया दैट इज 1/R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 45/5। कितना आ गया बेटा 9 ओम। क्या ये जो टोटल जो आया ये कितना आया 9 ओम। क्या 9 ओम 1 ओम के साथ किसमें सीरीज में। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा आपके पास 9 + 1 दैट इज होल क्या 10 ओम। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। चलो अगला है हमारे पास, टू वायर्स P एंड Q आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल जैसे ही आपने बोला मैं समझ गया कि रो सेम है, ठीक है। द वायर Q हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड हाफ ऑफ द लेंथ दैट ऑफ वायर P। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर P इज R देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर Q विल बी। रेशियो बनाओ ऐसे क्वेश्चंस का। टू वायर्स P एंड Q मेड ऑफ सेम मटेरियल, रो इज सेम, वायर Q तो ऐसे लिख लो P और Q। Q को बोल रखा है ट्वाइस द डायमीटर। तो सर क्या कहना चाह रहे हो बेटा, सुन तो सही। R इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो L/A, रो इज सेम, तो R प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया मेरे पास L/A। अगर मैं इसको ओपन करूंगा जो कि मेरे को मजबूरी है, क्या हो जाएगा πr²। सही है कि नहीं। पर अगर दोनों का मैं रेशियो बनाऊंगा ना तो डायमीटर को क्या लिख सकता हूं R नहीं, डायमीटर को मैं 2R का होल स्क्वायर बोलूंगा। पर जब तुम रेशियो लोगे ना तो ये जो इस 2 का स्क्वायर हो रहा है वो कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ आए कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, अगर रेडियस का स्क्वायर है, पाई तो कैंसिल होगा, वैसे भी रेडियस का स्क्वायर है, तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि डायमीटर का भी क्या ही हो जाएगा वो स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं देन Q हैज द ट्वाइस ऑफ डायमीटर, यानी कि उसका डायमीटर अगर मैं बोल रहा हूं D तो इसका डायमीटर हो जाएगा मेरे पास 2D एंड हाफ ऑफ द लेंथ एज डायमीटर एंड हाफ ऑफ द लेंथ। तो इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, ठीक है। बात कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों का रेशियो बनाऊं तो देखो R प्रोपोर्शनल टू क्या बोला आपने L/A, ए नहीं डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो R ऑफ P जो कि है R, दूसरे का रेजिस्टेंस है मेरे पास X, L1 L2, तो L लेंथ, पहले की लेंथ कितनी L, दूसरे की लेंथ कितनी हो जाएगी L/2। ये लिखना सीख लो बेटा ऐसे। डायमीटर P वाले का कितना हो जाएगा हमारे पास, तो नीचे लिखेंगे डायमीटर का स्क्वायर, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बोलो D²। इस वाले का डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा 4D² हो जाएगा। अरे समझ आया कि नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखो L से L कैंसिल, D² से D² कैंसिल, 4 2 जा कितना 8, तो R/X दैट इक्वल टू मेरे पास आ गया 8, तो X इक्वल टू कितना आ गया R/8। आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 25 का क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको प्रैक्टिस करके रखें, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ RS एंड RP आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ n रेजिस्टर, ईच ऑफ वैल्यू आर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन इनका डिफरेंस कितना होगा। देखो जरा समझो, इसकी वैल्यू है R, रेजिस्टेंस ऑफ n रेजिस्टेंस, ईच ऑफ वैल्यू R, ठीक है। इसकी वैल्यू भी R, इसकी वैल्यू R। याद करो 2 + 2 + 2 होता था, तो तुम R इक्विवेलेंट 6 बोला करते थे। क्या मैं 3 इंटू एक का 2 ओम नहीं लिख सकता। अरे क्या बोला, सुनो तो सही, 2 ओम 2 ओम, इसको भी 2 ओम बोल दिया, कितना बोल दिया आपने 6 ओम। ऐसे भी तो लिख सकता था, टोटल रेजिस्टेंसेस हैं 3 इंटू एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, ये भी कितना आ गया 6 ओम। इसका मतलब अगर मैं R इक्विवेलेंट सीरीज में लिखता हूं तो क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को n बोल दूं, एक रेजिस्टेंस को क्या बोल दूं R, तो RS की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा n इंटू R। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है बेटा। अगर मैं यहीं पर बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाएगा, देखो R इक्विवेलेंट अगर मैं बोलूं तो यहां पर n से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि जुड़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़ते हो, तो पैरेलल में R अपॉन क्या हो जाएगा बेटा n, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो R इन सीरीज क्या हो जाएगा n इंटू R माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा R/n, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा n² R माइनस R अपॉन, अब कितना हो जाएगा मेरे पास n। सही है कि नहीं बेटा, ठीक है। आप R को कॉमन निकालो, अगर R को कॉमन निकालोगे क्या आएगा n² - 1 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास n, तो दैट इज योर आंसर। ये भी आपके सीबीएसई का क्वेश्चन है, 25 का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछते भाई, थ्योरी के नाम पे बहुत थोड़ा ही आएगा।
अगला है बेटा मेरे पास फिगर शोज दैट वोल्टेज वर्सेस करंट, आई वर्सेस बी कर्व। मेरे को कहीं कुछ टेम्परेचर वगैरह का रिलेशन बताना है, ठीक है, आ जाओ बता देंगे भाई। थोड़ा सा इसको इग्नोर मारेंगे भाई। तो अगर मैं बात करूंगा, कंडक्टर की बात किया है कहीं पर, हाँ ये फिगर शोज दैट वर्सेस करंट, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो रिलेशन पहली बात तो समझो, लीनियर रिलेशन किसके लिए आता है, कंडक्टर के लिए। जो ओम्स लॉ का, जो रेजिस्टेंस का, जो ओम्स लॉ का हमने रूल पढ़ा था, बी प्रोपोर्शनल टू आई, ये सबके लिए नहीं होता, ये होता है स्पेशली फॉर कंडक्टर्स। इसका मतलब अगर लीनियर रिलेशन आ रहा है तो मतलब जो लीनियर रिलेशन है, जो लीनियर रिलेशन है आपके पास, ये है बेटा किसके लिए, कंडक्टर के लिए। ये आपके लिए कंडक्टर के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा तो सुनना, यहां पर आगे तुम्हारे पास T1, इस तरफ आ गया तुम्हारे पास T2। अब अगर इसको मैं कंक्लूड करता हूं तो सुनना, B इक्वल टू आपने क्या बोल दिया, आई आर। मेरे पास कर्व कौन सा, I अपॉन बी, तो B को यहां लाओ, R को यहां ले जाओ, I अपॉन बी, बी यहां पर था, R को यहां ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर। इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया मेरे पास, 1 अपॉन आर। ये चीज तो आ गई। एक और चीज समझना, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ता है फॉर कंडक्टर्स। इसका मतलब मैं बोलूं कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली स्लोप क्या हो जाएगा, कम। तो मैं कंक्लूड क्या करना चाह रहा हूं, सुना, इसका मतलब जिसका है टेम्परेचर ज्यादा उसका भी रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा, तो उसका स्लोप कैसा है, कम। समझ आया कि नहीं। तो जिसका स्लोप कम है, देखो इसका स्लोप अगर मैं बोलूंगा θ2, इस वाले का स्लोप मैं बोल दूं θ2, θ1, तो मेरे को पता है कि θ2 इज ग्रेटर देन क्या, θ1। और जिसका स्लोप है कम उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो स्लोप है कम तो भाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। T1 इज ग्रेटर देन T2, ऐसे मार सकते हैं वाला ऑप्शन। ये भी आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है। बोलो बेटा, कोई समस्या परेशानी, कुछ दुख दर्द पीड़ा कुछ हो तो बोलो, ठीक है। यहां पर एक और क्वेश्चन है, एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया है बेटा, वो है पीछे एक करंट डेंसिटी का जो हमारे पास एक रिलेशन आया था, कुछ नहीं 2 लाइन का है। प्लीज इसके बाद मैं उसको पढ़ाऊंगा, तो प्लीज आप वहां तक जरूर देखें इसको, ठीक है। नोट्स जैसे कि मैंने बोला टेलीग्राम लिंक से आपको मिल जाएगा। एक और चीज, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ वीडियो को देखते ना रहें, कोशिश करें कॉपी में लिख के खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और नहीं बनता है देन दोबारा से वीडियो को आप रिविजिट करें कि आपने गलती एग्जैक्टली की कहां थी। आप अगर मैं सॉल्व करता रहूंगा, आप देखते रहोगे तो उसका कोई खास फायदा है नहीं, आपको कहीं ना कहीं खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा, ए स्टूडेंट हैज 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ 2/3 आर सी शुड कनेक्ट, ठीक है। जो जो बोल रहा है भाई देख लेते हैं। 2/3 आर मेरे को चाहिए, 3 रजिस्टर है इसके पास और आर एक एक रजिस्टर है आर। जो जो बोल रहा है एक बार करके देख लेते। 2 रजिस्टर सी सीरीज, पहली बात देखो 2/3 आर होना चाहिए। 2 रजिस्टर अगर मैंने सीरीज में डाल दिया तो भाई 2R तो ऐसे ही हो गया, तो ये ऑप्शन तो देखते ही रिजेक्ट कर दो। जैसे उन्होंने सीरीज बोला तो 2R हो गया, इतना ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, पर एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो मे भी, क्योंकि पैरेलल भी तो जोड़ेंगे। 2 सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया आपने, कितना बोल दिया 2R। देन दिस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद द थर्ड सीरीज, चेक करते हैं। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन, अगर 2R बोलूं प्लस 1 अपॉन आर। एलसीएम आ गया हमारे पास 2R, ये आ गया मेरे पास R प्लस 2R, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट, हाँ भाई यही मैच हो जाएगा। 2/3 साथ में क्या जाएगा, आर। पहले ऑप्शन हो गया हमारे पास, रिजेक्ट नहीं कर सकते भाई, इमोशनल नहीं हो प्लीज, मैं जैसे हो गया था, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक बार उस पर। ठीक है, जो स्टार्ट में बात किया था, यहां देखो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, हमने ऐसा कुछ कर दिया था और इसका हमने आगे आगे इसको भी कर दिया था। अब यहीं पर अगर मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दूं बेटा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सुनना बेटा, आर इक्वल टू आपने बोल दिया रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया था। अब अगर मैं बात करूंगा तो V इक्वल टू हमने ये भी तो पढ़ा था क्या, I इंटू आर,
ठीक है। तो V को आपने I इंटू आर तो लिख दिया, अब B को मैं I R को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रो L अपॉन साथ में क्या बोल दिया हमने A। और क्या B याद करो तो E इक्वल टू हमने एक रिलेशन देखा था B अपॉन डी, तो B को मैं E इंटू डी भी तो बोल सकता हूं, यस बोल सकता हूं। तो V को हमने क्या बोल दिया बेटा, E इंटू डी इक्वल टू आई, या B E इंटू एल बोल दो, E इंटू एल इक्वल टू आई रो L अपॉन ए। एल से एल क्या हो गया बेटा यहां पर कैंसिल, ठीक है। तो E का फॉर्मूला हमारे पास आ गया I अपॉन ए इंटू रो। I अपॉन ए हम सिंस अब पढ़ के आ चुके हैं, तो I अपॉन ए को बोलते हैं करंट डेंसिटी, वो बता भी चुका हूं जब अपन देख रहे थे। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी सही है क्या। इसको बेटा डिनोट कर देंगे जे वेक्टर से, वेक्टर से डिनोट किया था, मैंने बोला भी था कि इसकी डायरेक्शन होती है, तो ये क्वांटिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन होती है डायरेक्शन, इसको बोल देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास हो जाएगा ई इक्वल टू जे इंटू रो, जे इंटू रो, रो तुम जानते हो क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी होती है, जे अभी हमने देखा करंट डेंसिटी, और ई हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वही ई वेक्टर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं जे अपॉन सिग्मा, अरे वही रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी, जो कि वही नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। दैट्स ऑल अबाउट बेटा रेजिस्टेंस। ये आपका पार्ट 1 खत्म होता है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, अगर दिक्कत आती है तो एक बार दोबारा से करें, और अगर नहीं इसके बाद भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में डाल दें कि आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, मैं उसको दोबारा से रेक्टिफाई कर दूंगा। कोई भी आपको इंडिविजुअल लेवल पर डाउट हो, आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कर देंगे तो मैं वहां से भी आपको उठा लूंगा, पिक कर लूंगा जो भी आपकी दिक्कत होगी। चलिए पढ़ते रहें और खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड लक।